एक तरफ बांग्लादेश में हो गया है तख्ता पलट, वहां हिंसक हालात अभी भी कंट्रोल में नहीं है और इधर ईरान और इजराइल हैं जो बस तैयार बैठे हैं कि कब किस पर हमला कर देना है और कब उसका पलटवार करना है, यानी कि एक्शन का रिएक्शन होना है। ईरान का इजराइल को लेकर विध्वंसक अल्टीमेटम भी सामने आ गया है। ईरान बार बार कह रहा है कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। ईरान कह रहा है हम तो मिसाइल ऐसे बनाते हैं जैसे सिगरेट बनाते हो। इन सब के बीच ही इजराइल की सोच से बड़ा हमला करेंगे, ये ईरान की तरफ से कह दिया गया, IRGC की तरफ से कह दिया गया। जो लगातार धमकियां ईरान दे रहा है वो प्रॉक्सी देशों के दम पर दे रहा है, साथ ही साथ मिसाइल एक के बाद एक और साथ ही साथ सैन्य ताकत भी ईरान के पास अच्छी खासी है। IRGC की तरफ से कह दिया गया है इजराइल पर अभूतपूर्व हमला करेंगे, जो इससे पहले हुआ नहीं होगा। ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया देखती रहेगी। IRGC ने ये बहुत बड़ी बात कह दी है और कह दिया है कि इजराइल को खत्म करने का वक्त अब आ गया है। आपको याद होगा ईरान के राष्ट्रपति रईसी की जब मौत हुई थी, हालांकि वो हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा था, लेकिन उसको लेकर सीधे तौर पर ईरान ने कह दिया कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है। अब हमास के चीफ का खात्मा जिस तरीके से हुआ है उसको लेकर ईरान और ज्यादा बौखला गया है और इस बौखलाहट में ईरान प्रॉक्सी देशों का साथ ले रहा है, अलग अलग देशों से बात कर रहा है, उस समर्थन को जोड़ रहा है जो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ कुछ देश ऐसे जिन पर संशय की स्थिति है कि वो इजराइल के साथ जा सकते हैं, उन्हें भी धमकी दे दी है, जैसे कि जॉर्डन को, कि अगर साथ दिया या हमारे मिसाइल को बीच रास्ते ही खत्म करने की कोशिश की तो अंजाम भुगतना यहाँ पर जरूरी होगा और अंजाम भुगतोगे। धमकी भी दी जा रही है, यहाँ तैयारी भी युद्ध की हो रही है। नेतन्याहू अब इसको लेकर क्या कर रहे हैं, अलग तरीके से अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। नेतन्याहू का अंडरग्राउंड वॉर कमांड सेंटर भी तैयार है, क्योंकि नेतन्याहू कह रहे हैं हम तैयार हैं किसी भी तरह के हमले के लिए। अब इन सबके बीच में ईरान धमकी दे रहा है, लेकिन इजराइल की भी अपनी पूरी तैयारी है। बेंजामिन नेतन्याहू का अंडरग्राउंड वॉर कमांड सेंटर, और किस तरीके से ये काम करेगा। तेल अवीव से यरूशलेम में 65 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय होती है। नेतन्याहू की कैबिनेट यरूशलेम शिफ्ट की गई है। इसी स्थिति को देखते हुए यरूशलेम में कैबिनेट के लिए बनाया गया है अंडरग्राउंड बंकर, जहां से न सिर्फ स्ट्रैटेजी तैयार होंगी बल्कि ईरान को जवाब भी दिया जाएगा। इसके अलावा खुफिया बंकर को वॉर कमांड सेंटर बना दिया गया है। यहीं से तैयारियां हैं ईरान पर पलटवार करने की, या फिर हो सकता है कि ईरान के हमले से पहले यानी कि अटैक से पहले ही इजराइल कोई बड़ा एक्शन कर दे। बंकर से ही कैबिनेट युद्ध से जुड़े हुए अहम फैसले लेगी और ये खुफिया तरीके से मीटिंग्स होंगी, यहाँ से स्ट्रैटेजी तैयार होगी। बंकर की सुरक्षा के लिए बाकायदा 3 लेयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर तैयार है, एक के बाद एक 3 लेयर की सुरक्षा के भीतर ये बंकर रहेगा, यानी कि कोई बाल भी बाका कर ना सके। बंकर की सुरक्षा का जिम्मा मोसाद के पास है, मोसाद जो कि हाई फाई तरीके से काम करती है, और यहाँ 3 लेयर की सिक्योरिटी का जिम्मा भी मोसाद को है। शिन बेट ने यरूशलेम में बनवाया है ये सीक्रेट सेंटर, जो कि अब काम आएगा इन युद्ध के हालातों के बीच में। बंकर पर परमाणु बम के हमले का भी कोई असर नहीं है। समझिए कि कितनी ज्यादा इसमें सिक्योरिटी के इंतजाम है। बंकर के अंदर से ही ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक भी होगी। बंकर से निकलने का खुफिया रास्ता तेल अवीव तक जाता है, यानी इजराइल ये किसी से कम नहीं, ये जताने की कोशिश है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो एक कदम आगे कर जाकर सोचते हैं, वो ईरान को जवाब देने के लिए सक्षम भी, और यहाँ तैयारियां भी। जो अंडरग्राउंड वाटर सेंटर यहाँ बनाया गया है और ये बंकर जिसमें आगे की स्ट्रैटेजी भी तैयार होगी, जहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम भी मोसाद के पास हैं, और एक नहीं बल्कि 1 2 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ है जो ईरान के खिलाफ काम आने वाली है। कर्नल रिटायर्ड जयेश सोढी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। जिस तरीके के हालात जयेश सोढी सर अभी बने हुए हैं ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान कह रहा है कि ऐसा अभूतपूर्व हमला होगा जो दुनिया को दिखा देगा कि हाँ ईरान कुछ है, और इजराइल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सिर्फ गीदड़ भभकी है या ईरान वाकई ये दम रखता है? उधर इजराइल की तैयारी आपने देख ही ली। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जब पहला इंतिफादा चल रहा था 1990 में, तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल डेनियल शोमरॉन ने इजराइल के प्रधानमंत्री इत्साक रबिन को कहा था, यह फिलिस्तीन का मुद्दा सैनिक तरीके से कभी हल नहीं हो सकता, इसका एक राजनीतिक सोल्यूशन होना चाहिए। कुछ ऐसा ही इसी साल 20 जून को
इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्समैन रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने एक बयान में कहा कि इजराइल का हमस को मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और इस बयान पे बेंजामिन नेतन्याहू भड़क चुके। लेकिन अगर हम देखें तो जब से यह हमस इजराइल का युद्ध पिछले साल 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इजराइल को चेतावनी देता है कि जितना लंबा हमस के साथ युद्ध खींचोगे उतना तुम्हारे लिए दिक्कत पैदा होगी। रचना जी, कुछ दशक पहले जितने अरब देश थे मिडिल ईस्ट में, वो गरीब थे, उनके पास ना पैसा था ना सैनिक शक्ति थी, लेकिन सब कुछ बदला 2007 के बाद। अब ये अरब देश आर्थिक और सैनिक तरीके से बहुत मजबूत हैं, और इसकी चेतावनी जो अमेरिका बार बार इजराइल को देता आया, जो बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सत्ता में रहने की भूख के लिए इस युद्ध को लंबा रखा, आज वो उस दिक्कत में है जहां पे उसके लिए बहुत दिक्कत पैदा हो सकती है। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा रचना जी। परसों ईरान के सुप्रीम कमांडर ने कई अरब एम्बेसडर्स को संबोधित, हमला करेगा इजराइल पे, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में युद्ध भी हो जाए, हम इसकी परवाह नहीं, लेकिन इस बार हम इजराइल को बहुत कड़ा सबक सिखाएंगे। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि इजराइल की जो ओवर कॉन्फिडेंस थी कि कुछ दशक पहले उसने कई अरब देशों को हराया था, ये ओवर कॉन्फिडेंस अब इजराइल में नहीं है, और इजराइल के लिए बहुत दिक्कतें पैदा होंगी आने वाले कुछ दिनों में। यानी इजराइल की तरफ से जो बेंजामिन नेतन्याहू बेफिक्री के साथ कह देते हैं कि हाँ जाओ कर लो जो करना है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, ये तैयारी उतनी भी काफी नहीं है जितनी कि ईरान की तैयारी है। मेजर शाह। बिल्कुल जी, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। कर्नल जे सोडी साहब ने बिल्कुल सटीक और बहुत ही इंटेलिजेंट एनालिसिस यहाँ पर दिया है। देखिए, एट द सेम टाइम हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा अटैक था। 5 इलाकों में इजराइल के 50 रॉकेट दागे गए थे, हागोशरम, मेटुटिला और युवाल में, और फिर इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इनको इंटरसेप्ट करके इनको रोक दिया था। अमेरिकन मिलिट्री का अलर्ट भी है सीरिया के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस, क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर जो डिप्लॉय हुए हैं अल हसाका बेस में, मौके 15 अपाचे हेलीकॉप्टर और वेपन्स और एयर डिफेंस मिसाइल्स वहां पर आए हैं। फिर सऊदी अरेबिया ने भी बोला है कि हमारे ऊपर हवाई स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी कोई भी रॉकेट या कोई भी मिसाइल के लिए, अगर कोई ऐसा होगा तो हम उसको शूट डाउन कर देंगे। वैसा ही एक बयान जॉर्डन से भी आया है। जॉर्डन को भी ईरान ने एक धमकी दी पहले कि अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे। उसके अलावा फिर ईरान की जो ईरान का जो वार्निंग था इजराइल के लिए, उसमें उन्होंने बोला कि वो बहुत भीषण तरीके से इजराइल पे हमला करेंगे, और ऐसा हमला जो इतिहास में नहीं हुआ हो और दुनिया देखेगी इस हमले को, ऐसा ईरान ने बोला है। तो नेतन्याहू की भी एक गलती में ये है कि उनको ऑप्शन था, उनके पास चॉइस थी। जब हमस ने कहा था कि भाई हम बात करने को तैयार हैं, वो बात करने को तैयार नहीं हुए थे। उसमें हमस ने जो किया 7 अक्टूबर को बहुत गलत किया, बहुत ही गलत किया। कोई उसमें कोई नो इफ नो बट है। लेकिन जब हमस तैयार हो गई थी बात करने के लिए, वो बंधक छुड़ाने के लिए भी तैयार हो गई थी एक तरीके से, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई पुख्ता कदम निकला नहीं कि भाई एक कदम वो सामने आए आके। तो इसमें इजराइल नेतन्याहू की प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए थी पहले के बंधक छुड़ा दें। जितनी कैजुअलिटी वहां पर हुई है, मैं हमस की मैं तो गाजा पट्टी की बात भी नहीं कर रहा। मैं 39,000 से एक करीब की जो कैजुअलिटी में, जो खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, जो सिविलियन मासूम मारे गए, उनकी मैं बात भी ना करूं। अगर मैं इजरायली की केवल कैजुअलिटी की बात करूं, इजरायली कैजुअलिटी जो बंधक थे उससे भी कई ज्यादा हुई है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है? आप 100 लोगों को छुड़ाने जा रहे हो और आप अपने 1000 मरवा रहे हो, मतलब क्या हुआ इसका? तो नेतन्याहू की प्रायोरिटी ये है। एक बेहतर स्ट्रेटेजी भी एक बेहतर नेता बताती है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत कम गिनती के जिन बंधकों के लिए आप ये पूरी जंग, पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा तो आप जिंदगियों का और वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान यहाँ पर कर बैठे हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। मिडिल ईस्ट में इस बढ़ते तनाव के बाद हलचल भी बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई है। सऊदी अरब में 7 अगस्त को OIC की बैठक यहाँ पर जिस तरीके से बुलाई गई है हानिया की मौत को लेकर, OIC की बैठक को लेकर जानकारी है कि ईरान के कहने पर OIC की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की स्ट्रेटेजी पर बात होगी। ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अलग अलग देशों से बात हो, अलग अलग देशों को अपने समर्थन में ले ले और फिर इजराइल के खिलाफ अपनी स्ट्रेटेजी को और ज्यादा मजबूत करे। एक और बड़ा अपडेट, ईरान पर सऊदी अरब ने दिया है बड़ा बयान।
सऊदी अरब यहां पर यह कह रहा है कि हमारे आसमान से नहीं उड़ सकेंगी मिसाइलें, ईरानी मिसाइल गुजरी तो मार गिराएंगे। सऊदी अरब ने एक तरीके से झटका ईरान को दे दिया है। जॉर्डन भी इसी तरह का ऐलान कर चुका है। हालांकि ईरान ने जॉर्डन को भी धमकाया है, चेतावनी दी है। अब इधर हो सकता है कि ईरान सऊदी अरब को लेकर भी इसी तरीके का कड़ा रुख इख्तियार करे। सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि अगर हमारे आसमान में आपकी मिसाइल देखी गई तो वहीं पर खत्म कर देंगे। ईरानी मिसाइल हमारे आसमान के ऊपर से नहीं उड़नी चाहिए। जॉर्डन ने भी ऐसा ही कहा था। ईरान ने कहा था कि अगर हमारी मिसाइलों को आसमान में खत्म किया तो फिर उसके अंजाम भुगतने होंगे। अब जॉर्डन को धमकाने के बाद क्या ईरान एक एक करके ऐसे ही देशों को धमकाएगा? सऊदी की चाल क्या है? इजरायल को राहत इससे क्या है, ये आप जानिए। ईरान और सऊदी अरब के बीच में पुरानी दुश्मनी है, ये आज की बात नहीं है। मध्य पूर्व में दोनों देशों के हितों का टकराव है और यही टकराव अब यहाँ इस तरीके से उभर कर सामने आया है। इजरायल और सऊदी अरब के बीच में संबंध लगातार सामान्य हो रहे हैं और इसी में एक कदम आगे बढ़ गया है सऊदी अरब, एक तरीके से इजरायल को राहत देता हुआ। मध्य पूर्व में तनाव में सऊदी अरब की अहमिका यहाँ जो अहम है वो भूमिका नजर आ रही है। अहम भूमिका में सऊदी अरब ने कह दिया है कि अगर ईरान की कोई मिसाइल हमारे आसमान में दिखी तो उसे वहीं नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान का साथ ना देकर सऊदी अरब यहाँ इजरायल की मदद डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर रहा है। ईरान को इजरायल में ऑपरेशन चलाने में सऊदी एयर स्पेस की जरूरत होगी, यानी ईरान अगर इजरायल पर ये हमला चाहता है तो उसे सऊदी के एयर स्पेस की जरूरत होगी, जो अब उसे मिलने नहीं वाला है। ऐसे में ईरान के लिए ये एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं, या फिर ये कहिए ईरान की जो कोशिशें चल रही थी अलग अलग देशों के समर्थन की या फिर अलग अलग देशों को साथ लेने की, वो अब यहाँ धूमिल पड़ती हुई नजर आ रही है। कर्नल सोढी, हालांकि ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो टसल है ये नई नहीं है, ये पुरानी है और उसी टसल में सऊदी अरब ने तो अपने फायदे के लिए ये कदम आगे बढ़ा दिया है, लेकिन ईरान को सोचने की जरूरत है अब। रचना जी, 2 अगस्त को इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने बयान दिया कि इजरायल पे 7 फ्रंट वॉर होगी, यानी कि 7 तरफ से 7 मोर्चों की तरफ से इजरायल पे युद्ध होगा। अब 7 फ्रंट वॉर में से आप एक फ्रंट निकाल भी दीजिए कि चलो ईरान को परमिशन सऊदी अरेबिया नहीं देगा, लेकिन जो उसके ऊपर खतरा है वो किसी एंगल से कम नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान अगर सऊदी एयर स्पेस को यूज ना भी करे, उसके पास 100 दूसरे तरीके हैं इजरायल के ऊपर हमला करने के। वो चाहे लेबनान हो, चाहे इजिप्ट हो, वो अलग अलग अरब देशों की धरती इस्तेमाल कर सकता है, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को वहां से तैनात कर सकता है। इस वक्त मिडिल ईस्ट के जितने अरब देश हैं वो सारे इजरायल के खिलाफ हो रखे हैं और ये सारी गलती इजरायल की। अगर इजरायल ने पहले ये युद्ध जल्दी खत्म कर दिया होता तो आज इजरायल इस दिक्कत में नहीं होता है। जहां तक बात है ईरान और सऊदी अरेबिया की, इनकी कट्टर दुश्मनी तो थी 6 साल की, लेकिन पिछले साल ही चीन ने इनके बीच में दोस्ती करा दी थी। जहां तक मेरी असेसमेंट है, ये जो इनिशियल रुख है सऊदी अरेबिया का कि वो ईरान को एयर स्पेस यूज करने नहीं देगा, ये थोड़े समय में ये रुख चेंज हो जाएगा, क्योंकि आज हर अरब देश जानता है कि इजरायल का पलड़ा हल्का है, अरब देशों का पलड़ा भारी है। यही एक मौका है इजरायल को सबक और सीख सिखाने का, और सऊदी अरेबिया जो अपने आप को मिडिल ईस्ट का सरगना हमेशा समझते आया है, वो भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। जिस तरीके से अभी ये हालात बने हुए हैं, इजरायल अपने लिए जुगत ढूंढ रहा है, ईरान अपने लिए सपोर्ट ढूंढ रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ना तो ईरान इस युद्ध में पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है, ना इजरायल पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो टकराव की स्थिति है, एंड मोमेंट पर जो देश साथ देते हुए या फिर चुप्पी साधते हुए नजर आए मेजर शाह, वो अगर एंड मोमेंट पर डिच करते हैं, यानी कि एक कदम पीछे खींचते हैं, तो नुकसान तो दोनों तरफ से हो सकता है और इसमें ज्यादा चांसेस ईरान के लिए नजर आते हैं। जी, आपने सही बात की रचना जी। देखिए, जो मुल्क अभी चुप्पी बैठ के बांधे हुए हैं वो अल्टीमेटली आना ही पड़ेगा। और कर्नल सोढी साहब ने बोला है कि अभी फिलहाल सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ने बोला है अगर उनके ऊपर से कोई मिसाइल रॉकेट गिरे, इनका रुख बाद में चेंज हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। मगर एक और ये बात है कि जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, जो गल्फ राष्ट्र, जो अरब राष्ट्र हैं, वो एक ही पेज पे नहीं है। और सऊदी अरेबिया इनका नेता है, ईरान चाहता है उनका ईरान एक तरीके से उनको आइडलाइज मैं बोलूंगा, क्योंकि वो उनकी तरह पावरफुल बनना चाहता है। अब मैं आपको हल्का सा, मैं क्योंकि जॉर्डन और सऊदी अरेबिया ने ये बयान दिया है, उनकी मैं एक हल्का सा बैकग्राउंड की हिस्ट्री में ले आता हूँ। मैं जॉर्डन और सऊदी अरेबिया दोनों सुन्नी मोनार्की हैं
और हिस्टोरिकली जो हाशिमाइट की डायनेस्टी थी वो जॉर्डन में आई थी हिजाज से, जो अभी सऊदी अरेबिया का हिस्सा है। अब जो हाशिमाइट्स जो इन्होंने मक्का पे राज किया 1916 से लेके 1916 से लेके 1924 तक, फिर जो हाउस ऑफ साउद जब इन्होंने एनेक्स किया जब सऊदी को कॉन्क्वेस्ट के बाद हिजाज को वो ले लिया, वो जमीन ले ली थी इन्होंने। फिर ब्रिटिश मैंडेट आया एमिरेट ऑफ ट्रांस जॉर्डन का, जहां पर दो शहर अखबा और मान वो दोनों हिस्सा थे किंगडम ऑफ हिजाज के 1916 और 1925 तक, जो मैं पहले बताया 24, उसके एक साल के बाद और इसके यहाँ पे अकबा और मान के वो हकदार थे। फिर 1925 में जब इब्न सऊद ने अकबा और मान डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा, हिजाज को दिया, उसके बाद फिर वो ब्रिटिश एमिरेट का एक ट्रांस जॉर्डन का एक अलग हिस्सा बना। फिर 1965 में सऊदी अरेबिया और जॉर्डन ने एक जमीन स्वैप करी, जमीन एक्सचेंज करी, जमीन के बदले में जमीन, और वो फाइनलाइज हुआ कि जो जॉर्डन सऊदी अरेबिया पोर्ट था वहां पे जॉर्डन ने 19 किलोमीटर की जमीन उन्होंने गेन करी गल्फ ऑफ अकबा, जहां पर मैं लेट 90s में वहां पे गया था, बड़ा अच्छा गुजारा था वहां पे मैंने। वहां पे 6000 स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटरी इंटीरियर और 6000 से लेके 7000 स्क्वायर किलोमीटर का जॉर्डन एडमिनिस्ट्रेटेड लैंडलॉक टेरिटरी ली उन्होंने, जो सऊदी अरेबिया को दी थी। तो ये मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि मैं उस जमीन पे हकीकत में गया हूँ। आप जब आप देखिए इतिहास में ले जाके इनकी एक हिस्ट्री साथ में रह चुकी है, वो इन अगर सऊदी अरेबिया अपना रुख चेंज करता है तो जाहिर सी बात है जॉर्डन। अब ये फ्यूचर बताएगा कि सऊदी अरेबिया का क्या टेक रहता है, जॉर्डन अपनी बात पर कितना कायम रहता है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, मेजर शाह और कर्नल सोढी। आपने इस युद्ध की स्थिति को लेकर अपने व्यूज हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। ईरान और इजरायल में टकराव लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है और ऐसे में इजरायल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक जो कि मुश्किलें अभी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और इन फ्यूचर हो सकता है ये मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएं। इजरायल के 5 इलाकों में ज़बरदस्त हमला किया गया है। किरियत शिमोना में 50 रॉकेट एक के बाद एक हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं। यहाँ बित हिलेल इलाके में हमले से आग भी लग गई है। हैगो शरीम, बेतुला और युवाल में भी अटैक की खबर है। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हालांकि ये हमला काफ़ी हद तक नाकाम कर दिया है, लेकिन जगह जगह तबाही के निशान भी हैं, आग की घटनाएं भी सामने आई हैं। ज़बरदस्त ही हमला किया गया है 5 ऐसे इलाके अलग अलग इजरायल में जहां हिजबुल्लाह ने मिसाइल अटैक की है। इस अटैक के बाद हिजबुल्लाह के हमले का इजरायल ने जवाब भी दिया है, जिसको लेकर जानकारी मिल रही है। अब जो हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अटैक होगा और रह रहकर वो मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि इजरायल बार बार ये कहता है कि इन हमलों से कोई नुकसान इजरायल को नहीं हो रहा। आयरन डोम जो कि हवा से हवा में ही इन हमलों को नाकाम कर दे रहा है, मिसाइल को नष्ट कर दे रहा है। और जिस तरीके से हालात अभी बने हुए हैं, अब इजरायल ने भी पलटवार किया है और आगे और पलटवार की तैयारी है। आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो है ब्रिटेन से। ब्रिटेन जहां पर बीते 6 दिन से हिंसा लगातार